वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 पर। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। पुणे से सबसे पहले आपको खबर बताएं, सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे। हिरासत में पुणे से 2 शार्प शूटर भी लिए गए हैं। पंजाब पुलिस ने पुणे से 2 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया है। पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या का महाराष्ट्र कनेक्शन भी सामने आने का दावा किया जा लगा है। पंजाब के मानसा जिले में 29 मई 2022 की शाम जवाहर गांव में हुए हमले में सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई थी और इस पूरे मामले में चल रही पुलिस जांच में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब ये ताजा जानकारी मिली है कि मूसेवाला पर गोलियां चलाने वाले 8 लोगों में से 2 पुणे के भी रहने वाले हैं। गिरफ्तार किए गए 2 शार्प शूटर्स के नाम भी सामने आए हैं। वहीं सूत्रों की जानकारी के मुताबिक पंजाब पुलिस की जांच में पुणे के सौरभ महाकाल और संतोष जाधव का नाम सामने आने के बाद पंजाब पुलिस ने उन्हें पुणे से हिरासत में ले लिया है। तो लगातार एक एक कर सभी परतें खुलती जा रही हैं, खुलासे हर दिन नए होते जा रहे हैं और अब ये नया खुलासा हुआ है। हिरासत में पुणे से 2 शार्प शूटर को गिरफ्तार किया गया है और दोनों के नाम भी सामने आए हैं। मुकुंद कदम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। मुकुंद, तो देखिए अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे नए नए खुलासे भी हो रहे हैं और अभी ताज़ी में अगर हम ताज़ा मामले की बात करें तो सिद्धू मूसेवाला की जो मौत का कनेक्शन है वो पुणे से भी जुड़ता नजर आ रहा है। जी मनीषा जी, कैसे जो जिस तरह से इन्होंने कल रात में कार्रवाई कर इन दोनों को पकड़ा है, सौरभ महाकाली और संतोष जाधव को, उसमें ऐसा ही लग रहा है कि ये पहले से ही सब कुछ तय था। पर पुणे से किसी भी तरह से पुलिस ने अभी तक जानकारी नहीं दी है कि उन्होंने साथ में रखा था नहीं रखा था। उन्होंने कहा गया कि पंजाब से सीधी पुलिस आई, उन्होंने यहाँ पर आके रेड किया और इन दोनों को पकड़ा हुआ है। लेकिन जानकारी अभी क्या इनसे पूछताछ जारी है? क्या और लोगों के नाम भी सामने आए हैं और क्या कुछ जांच में अभी पता चला है गिरफ्तारी के बाद से? नहीं, गिरफ्तारी के बाद में कुछ ज्यादा जानकारी दी नहीं है पुणे पुलिस की ओर से। सीधा उन्होंने कहा है कि उन्होंने रात में कार्रवाई की और सुबह जल्दी से जल्दी वो यहाँ से निकल चुके हैं और पंजाब में उन्हें कोर्ट में पेश करके आगे की तारीख लेने वाले, पूछताछ के लिए उन्हें कोर्ट में खड़ा करने वाले हैं। पुणे की ओर से, पुणे पुलिस की ओर से किसी भी तरह की पुष्टि नहीं दी जा रही है। लेकिन मुकुंद, अब कोर्ट में इनकी पेशी होगी, क्या तारीख वगैरह कुछ तय की हुई है कि आखिरकार कब कोर्ट में ये दोनों जाएंगे, पेश होंगे और किस पूरी प्रक्रिया को कोर्ट में कब लाया जाएगा? जिस तरह से देखा जा रहा है तो इसकी सारी चीजों के, इस सारे मामले के बारे में पंजाब पुलिस की ओर से ही कहा जाएगा। यानी वो कब कितने बजे कोर्ट में पेश करते हैं, कितने दिन की वो रिमांड मांगते हैं और कितने दिन ये चलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा पेचीदा मामला है तो इसमें ज़्यादा ही दिक्कतें आती रहेगी और इसलिए उन्होंने सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी ना मिले, अंदरूनी तरीके से काम हो जाए, इसलिए उन्होंने ये सारा मामला पुणे में होने के बावजूद भी पुणे पुलिस को बताया नहीं है। यानी ये पूरा उनको सीक्रेट ही रखना है और सारी चीजें जो है, सारी जो चीजें करनी है उन्हें बहुत ही अंदरूनी तरीके से करनी है। ठीक मुकुंद, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार ने अब सलमान खान और उनके पिता सलीम खान की सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सलमान खान के पिता सलीम खान जब बीते दिन रविवार की सुबह टहलने के लिए बाहर निकले थे तब एक बेंच पर उन्हें सलमान के नाम से धमकी भरा लेटर भी मिला। सोमवार को इस मामले को संज्ञान में लेते हुए महाराष्ट्र गृह विभाग ने उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने का फैसला किया है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने जानकारी दी और ये बताया कि 5 मई को ही इस बारे में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है और अधिकारी के अनुसार रविवार को सुबह की सैर के बाद सलीम खान बांद्रा बस स्टैंड के बेंच पर बैठे थे और यहां पर उसी दौरान अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें एक पत्र दिया, लेटर दिया, जिसमें उन्हें और सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई है। बाद में सलीम खान ने अपने सुरक्षा कर्मी की मदद से पुलिस से संपर्क साधा और बांद्रा थाने में इस संबंध में मामला दर्ज कराया गया है।
तो सलमान खान को लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। दरअसल उनके पिता सलीम खान सुबह सैर करने के लिए गए थे और इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके पास आकर उन्हें एक लेटर सौंपा, जिसे खोलने के बाद उन्होंने पढ़ा और उसमें ये था कि सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को मारने की उसमें धमकी दी हुई थी। जिसके बाद पुलिस तक ये पूरा मामला पहुंचा और पुलिस ने अब दोनों की सुरक्षा को और मजबूत कर दिया है और बढ़ा दिया है। तो सलमान के नाम से धमकी भरा पत्र मिला, जिसके बाद सलीम खान ने कहीं ना कहीं इसको पूरी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस के संज्ञान में इस पूरे मामले को लाया गया और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। तो सलमान खान और सलीम खान की सुरक्षा बढ़ाई गई है। आपको बताएं, सलीम खान को दरअसल एक धमकी पर बड़ा पत्र जो था वो मिला था। वो सैर के लिए निकले थे और इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने आकर उनके हाथ में एक पत्र थमा दिया, जिसे खोलने के बाद उसमें लिखा हुआ था कि उनको जान से मारने की धमकी दी गई है और उसी के तहत कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है वो पुलिस को दिया गया, पुलिस के संज्ञान में लाया गया और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सलमान खान के और उनके पिता सलीम खान की सुरक्षा बढ़ा दी है। राजन मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, पूरा मामला क्या है? क्योंकि देखिए बताया ये जा रहा है कि सलीम खान को धमकी भरा पत्र मिला है, क्या कुछ उस लेटर में लिखा गया, क्या उस बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए अभिनेता सलमान खान को कल यानी कि रविवार को जान से मारने की धमकी मिली। जब उनके पिता सुबह जो है वॉक के लिए निकले थे तो बाकायदा उन्हें एक लेटर मिला और उस लेटर में लिखा था कि जो हाल मूसावाला का किया गया वही हाल तुम्हारा भी किया जाएगा। तो उसके बाद जो है उनके जो पिता हैं सलीम खान उन्होंने बांद्रा पुलिस को पूरी जानकारी दी, जिसके बाद अभी से थोड़ी देर पहले यानी कि 2 घंटे पहले जो है सीबीआई की टीम सलमान खान के घर पहुंची है, पूरी जांच कर रही है कि आखिरकार, क्योंकि देखिए राजन, क्या उस अज्ञात व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी हासिल हो पाई है कि वो व्यक्ति कहां से आया था, किस मंशा के साथ आया था और कौन था? देखिए इस लेटर पर ना ही किसी का नाम लिखा था, ना ही किसी का पता लिखा था। तो ऐसे में ये एक बड़ा चैलेंज है मुंबई पुलिस के लिए, क्राइम ब्रांच के लिए। और इस धमकी भरे लेटर को गंभीरता से लेते हुए बाकायदा महाराष्ट्र गृह मंत्रालय ने सलमान खान की सुरक्षा को इजाफा करने का निर्णय लिया है और सीबीआई की टीम जो है सोमवार को अभिनेता सलमान खान के घर पहुंची और इस पूरे मामले की जांच अभी फिलहाल चल रही है। और कहीं ना कहीं देखिए पुलिस के सामने राजन ये बहुत बड़ी चुनौती और एक तरह से चैलेंज भी इसे कहेंगे, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के बाद से जो तमाम सुरक्षा के मद्देनजर सवाल निशान खड़े हो रहे थे सेलिब्रिटीज को और वीवीआईपीज को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं अब सलमान खान को भी जिस तरीके से थ्रेट लेटर ये मिला है, धमकी भरा पत्र मिला है, उसके बाद से निश्चित तौर पर उनकी सुरक्षा को और पुख्ता किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए सलीम खान को ये पत्र तब मिला जब सलमान खान अबू धाबी में थे और जहां पर बाकायदा सलमान खान का जो है एक शो चल रहा है, उसी की तैयारी में है और ऐसे में जो है आईपीसी की धारा 506 के तहत जो है एफआईआर दर्ज की गई है। और आपको बता दूं कि पहली बार उनको धमकी नहीं मिली है, धमकी उन्हें 2018 में मिली थी और लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से मिली थी। और ऐसे में एक बार फिर क्योंकि मूसेवाला और जो बिश्नोई का, ये दोनों का जो कनेक्शन दिखाया जा रहा है और ऐसे में ये कहा गया है कि जो हाल मूसावाला का किया गया वही हाल तुम्हारा भी होगा। तो कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई का जो कनेक्शन है और सलमान खान का जो कनेक्शन है वो भी सामने आ सकता है। ठीक राजन, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आप अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा। और वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के राजभवन में उत्तराखंड की प्रतिनिधि भाषा का पहला सम्मेलन खत्म हुआ और इसी सम्मेलन के मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी रहे, जिन्होंने अपने भाषण में ये कहा कि भाषा बोलने से ही जीवित रहेगी। हमें अपनी बोलियों और भाषाओं को ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहार में लाना होगा, क्योंकि भाषाएं और बोलियां लिखने की अपेक्षा सुनने और बोलने से ज़्यादा आती हैं। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र की संस्कृति की तारीफ करते हुए उन्होंने ये कहा कि हमें महाराष्ट्र की भाषावाद के गुण को समझना होगा। और इसी दौरान महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उत्तराखंड की प्रतिनिधि भाषा के इस प्रयास की सराहना भी की। वहीं कार्यक्रम के संयोजक चामू सिंह राणा के अनुसार उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद भाषाई विभिन्नताओं के बावजूद प्रतिनिधि भाषा की ओर अब तक की प्रदेश सरकारों ने उदासीनता दिखाई, लेकिन अब माननीय राज्यपाल कोश्यारी के प्रयासों से प्रतिनिधि भाषा की बल मिलेगा।
और इसी दौरान कार्यक्रम के मुख्य आयोजक डॉक्टर बिहारी लाल जलंधरी ने उत्तराखंड की सभी उपबोलियों के शब्दों को संकलित कर संरक्षण देने की जरूरत बताया। और इसी सम्मेलन में आए अतिथियों में डॉक्टर आशा रावत ने भाषा के वैज्ञानिक शब्दावली की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उत्तराखंड के प्रतिनिधि भाषा के लिए कार्य करने पर जोर दिया। वहीं आपको ये भी बताते चले कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मुंबई में उत्तराखंडी प्रवासी संगठनों के मुख्य पदाधिकारी, साहित्यकार, पत्रकार और कई क्षेत्रों से संबंधित लोग भी शामिल होने के लिए पहुंचे थे। शिवसेना नेता संजय राउत और महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे उत्तर प्रदेश के अयोध्या दौरे पर हैं, जहां वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के 15 जून के अयोध्या दौरे से पहले जायजा लेने के लिए गए हैं। आपको बताते चले कि शिवसेना पार्टी इस बार आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए 15 जून को अयोध्या दौरे पर जाएंगे। और इसके पहले महाराष्ट्र नव निर्माण सेना यानी मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी 5 जून को अयोध्या जाने का ऐलान किया था। हालांकि विरोध और ऑपरेशन के चलते राज ठाकरे ने अपना दौरा रद्द कर दिया था। फिलहाल बुलेटिन में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करते हैं बुलेटिन में कुछ और खबरों की तरफ। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर अब एक बार फिर से पैर पसार रहा है। दरअसल पुणे और मुंबई में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और मुंबई में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। और एक ही दिन में राज्य में 1494 नए मामले भी कोरोना के दर्ज किए गए हैं। इनमें से मुंबई के 961, ठाणे के 108, नवी मुंबई के 99 और पुणे से 63 नए मामले दर्ज हुए हैं। अब राज्य सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। कोरोना को काबू करने के लिए सख्त कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने लोगों से मास्क का उपयोग करने की अपील की है। मुकुंद कदम हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मुकुंद, देखिए लगातार कोरोना का जो ग्राफ है वो महाराष्ट्र में बढ़ता जा रहा है। सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या तैयारियां हैं इससे निपटने के लिए? या इस तरह से कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य मिनिस्टर जो है उन्होंने सब लोगों से अपील की है, पर उन्होंने कहा अभी तक उसे कानून लागू नहीं किया है कि लोगों ने जैसे स्कूल हो या भीड़ वाली जगह हो वहाँ पे मास्क पहनना अभी फिलहाल जरूरी है, क्योंकि एक दिन में 1454 पेशेंट सामने आए हुए हैं और उसमें सबसे ज्यादा पेशेंट जो है मुंबई में पाए गए, साथ में ठाणे में है, नवी मुंबई में है, पुणे में है। तो ये कहीं ना कहीं चौथी लहर की तरफ ये चीज जारी है। इसलिए स्वास्थ्य मिनिस्टर या मुख्यमंत्री की ओर से कहा जा रहा है कि अभी तक इसे लागू नहीं किया जा रहा है कि सख्ती करे मास्क लगाने के लिए या कुछ क्वारंटाइन करने के लिए, पर लोगों ने अवेयरनेस के हिसाब से अपने हिसाब से अपनी खुद की तबीयत के लिए मास्क लगाना जरूरी है, ऐसा सिर्फ कहा जा रहा है। सबसे सेंसिटिव जोन की बात करें या फिर इलाके की बात करें तो वो कौन सा इलाका है जो जहां पर सबसे ज्यादा मामले अभी बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो यहाँ पर दर्ज हुए हैं? सेंसिटिव जोन की अगर बात करें तो वो क्या है, कौन है? सेंसिटिव जोन तो अभी तक कुछ डिक्लेयर किया नहीं है। सबसे ज्यादा मुंबई के अंदर पेशेंट मिले हुए 691, खाली 1000 में से 900 से ज्यादा पेशेंट तो सिर्फ मुंबई के अंदर ही मिले हुए हैं। और उसके बाद ठाणे में है या नवी मुंबई में है। यानी जो बड़े महाराष्ट्र के सबसे बड़े जो जिले हैं, जैसे मुंबई हो या पुणे हो या नागपुर हो या अमरावती हो, पर इसमें से सबसे ज्यादा मुंबई में पेशेंट ज्यादा पाए जा रहे हैं। जैसे जिस तरह से पहला पेशेंट भी मिला था वो पुणे मुंबई की ओर ही मिला था, उसके बाद धीरे धीरे पेशेंट बढ़ते गए, पूरे देश में इसकी हालत सभी ने देखी थी। उसी तरह अब वापस से मुंबई की ओर ही सबसे ज्यादा पेशेंट दिखाई दे रहे हैं। साथ में आज शाहरुख खान, देखिए लगातार मामले तो बढ़ रहे हैं, ग्राफ तो बढ़ रहा है, लेकिन कारण क्या है जो सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो महाराष्ट्र में एक बार फिर से बढ़ रहे हैं? इसका कारण अभी तक स्वास्थ्य मिनिस्टर ने कुछ बताया नहीं है, पर ये मामले तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पर इसकी जो तीव्रता है उतनी ज्यादा नहीं है। सिर्फ एक ही पेशेंट की मौत की
खबर सामने आ रही है। पूरे देश से 3 लोगों की मौत हो चुकी है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। पर इसमें से ये कहां से और किस तरह से बढ़ रहा है पता नहीं चल रहा है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को भी कोरोना हुआ है 2 दिन पहले। कल की बात ले लो, कल बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान को भी कोरोना की लागन हो चुकी है। साथ में कैटरीना कैफ को भी कोरोना की लागन हो चुकी है। इन लोग तो पहले से ही क्योर करने के हिसाब से काम कर रहे हैं, पर किस तरह से ये बढ़ रहा है ये अभी तक सामने नहीं आ रहा है। ठीक मुकुंद, अब बेहद ही चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार एक बार फिर से कोरोना पैर पसार रहा है और ग्राफ लगातार महाराष्ट्र के मुंबई में सबसे ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं और ग्राफ भी बढ़ रहा है। मुकुंद, बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए। अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा। और वहीं अब खबर महाराष्ट्र के नासिक से है, जहां पर नासिक रोड पर स्थित शिवाजी महाराज पुतला परिसर में शिव प्रेमियों ने विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको ये बता दूं चले कि विश्व वंदनीय छत्रपति शिवाजी महाराज का आज राज्याभिषेक का दिन है और इसी के चलते छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का पूजन कर शिव प्रेमियों ने पुतले पर माल्यार्पण किया और उनके कार्य और विचारों का स्मरण किया। इस खास मौके पर पुलिस निरीक्षक अनिल शिंदे समेत कई और लोग भी मौजूद नजर आए। तो शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। दरअसल आपको बताएं कि शिवाजी महाराज का पुतला भी यहाँ पर देखिए, उनको सम्मानित करते हुए तस्वीरें भी सामने आई हैं और पुतला परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको सम्मानित किया गया। और ये तस्वीरें सीधी आपको वहीं से दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरें भी सामने आई है। महाराष्ट्र के नासिक में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें तमाम जो जनप्रतिनिधि थे वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। अनिल शिंदे भी यहाँ पर पहुंचे थे, पुलिस अधिकारी। शिवसेना के जिला संपर्क प्रमुख आनंद जाधव ने ये कहा कि शिवसेना नांदेड़ में अपने दम पर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ेगी। आपको बताते चले कि सरकारी विश्राम गृह में शिवसेना कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और इस बैठक में शिवसेना के संपर्क प्रमुख आनंद जाधव ने कार्यकर्ताओं को आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव के लिए काम करने का निर्देश दिए हैं। दरअसल आने वाले दिनों में जिला परिषद, पंचायत समिति और नगर निगम में चुनाव होने हैं और शिवसेना ने इन चुनावों को लेकर काम करना शुरू कर दिया है। हे शिवसंपर्क अभियान चालूच आहे आमचं। आम्ही आता प्रत्येक गावाच्या तालुक्यात सर्कल वाईज आम्ही पंचायत समिती गणावाईज आम्ही जाऊन मेळावे, मिटिंगा, कार्यकर्त्यांचं जे काय आहे ते म्हणणं ऐकून घेऊन ते काम करण्याचा आम्ही आता सर्व प्रयत्न करणार आहोत। आगामी काळात आम्ही स्वबळाचा नारा तर आमचा आहेच आणि ज्या वेळेला समजा पक्षप्रमुख आणि त्यांचे काँग्रेसचे नेते असतील ते जे निर्णय घेतील अंतिम तो आम्हाला मान्य असेल, नाही तर आम्ही आता स्वबळावरच आमचा पक्ष वाढवण्याचं काम चालू केलेलं आहे। पुणे से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर फिक्की महिला आघाड़ी पुणे एयरपोर्ट और गुरुद्वारे की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें पुणे सदन कमांड के जवानों और बड़ी संख्या में ब्लड डोनेट किया। और आपको ये भी जानकारी दें कि पूरे देश भर में 14 जून को जागतिक ब्लड डे मनाया जाता है और इसी कड़ी में देश में ब्लड की कमी को ध्यान में रखते हुए ब्लड कैंप का आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन मेजर जनरल इंद्रजीत सिंह के हाथों से किया गया। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में विभागीय प्रधान आयुक्त राजीव कपूर, इनकम टैक्स आयुक्त राजीव कपूर, फिक्की महिला नीलम शिव लेकर मौजूद रहे और जिसके बाद डोनेट किया हुआ ब्लड पुणे के ससून हॉस्पिटल में भेजा गया। पुणे में पिंपरी चिंचवड़ के बीजेपी के पूर्व स्थायी समिति के अध्यक्ष विलास मिटगिरी ने वार्ड रचना पर आपत्ति जताई है। दरअसल आपको बताते चले कि उन्होंने इसकी शिकायत सीधे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से कर दी है। साथ ही साथ उनका ये भी सीधा आरोप है कि राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन न करके वार्ड बनाए गए थे और इसी कड़ी में विलास
मिटगिरी ने मनपा को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी, जिसके बाद इस याचिका ने मनपा की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, जिसमें मनपा को 8 जून को हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करना होगा। आपको ये जानकारी दें और बता दें कि कोर्ट की लड़ाई के साथ ही उन्होंने अब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई है। और वहीं अगली खबर महाराष्ट्र के चंद्रपुर से आपको बताएं, जहां पर राकांपा नेता सुप्रिया सुले चंद्रपुरी पहुंची, जहां पर उन्होंने सबसे पहले गिरनार चौक स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अभिवादन किया। वहीं जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस दौरान मौजूद नजर आए। और वहीं महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के ब्रह्मापुरी तालुका में एक छोटे से गांव चांदली की ग्राम पंचायत ने सरकार के कई विकास कार्यों को अंजाम देकर ब्रह्मापुरी तालुका में एक अलग छाप छोड़ी है। दरअसल चांदनी एक छोटी आबादी वाला एक छोटा सा गांव है, जहां पर मजदूरों की संख्या 250 तक है। गांव में कुछ काम नहीं होने की वजह से मजदूर अपने परिवार के साथ निर्वाह करने के लिए राज्य से बाहर जाते थे। मजदूरों को महात्मा गांधी रोजगार योजना के तहत काम देने पर मजदूरों को काफी राहत मिली है। और चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।